डिवाइड एंड रूल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों की तरह ही कांग्रेस ने भी तुष्टीकरण की राजनीति से भारत को बांटा। आज हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों की तरह ही कांग्रेस ने भारत में हिंदू विरोधी राजनीति को आगे बढ़ाया। साल 1817 में ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी। अपनी इस किताब में जेम्स मिल ने गलत ढंग से हिंदू धर्मशास्त्रों की व्याख्या की और फिर भारतीय समाज के प्रति अनेक प्रकार के घृणित विचार अपनी इस किताब के माध्यम से फैलाए। जेम्स मिल की ये किताब भारतीय समाज को नीचा दिखाकर अंग्रेजों के दमनकारी शासन को सही ठहराने का सबसे बड़ा प्रयास साबित हुई और आगे चलकर भारत में ब्रिटिश शासन का डिवाइड एंड रूल नीति का वैचारिक आधार बनी। अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल नीति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय समाज को अनेक पंथों, वर्गों, जातियों में विभाजन के विचार को पोषित किया और देश को जोड़ने वाली सनातनी हिंदू पहचान को हीनता का विषय बना दिया। अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस भी इसी नीति को लेकर आगे बढ़ी और सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू विचार को उपहास और तिरस्कार का विषय बना दिया गया। डिवाइड एंड रूल एपिसोड 3 हिंदू विरोध की राजनीति। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच की पहली झलक सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान के समय देखने को मिली। मध्यकाल में खंडित कर दिए गए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण कार्यक्रम का न सिर्फ पंडित नेहरू ने विरोध किया बल्कि उन्होंने इसे धर्मनिरपेक्षता का मसला बनाकर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। और अकेला ऐसा अवसर नहीं था जब नेहरू ने हिंदू विरोधी स्टैंड लिया हो। विभाजन के बाद हिंदू सिखों की एक बड़ी आबादी पाकिस्तान में रह गई। इन हिंदुओं को वापस लाने के प्रयास करना तो दूर, पंडित नेहरू ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ नेहरू लियाकत पैक्ट करके हिंदू सिखों को पाकिस्तान ही छोड़ दिया और इसका परिणाम आज भी पाकिस्तानी हिंदू सिख भुगत रहे हैं। इसके साथ ही साल 1949 में अयोध्या में मूर्ति प्रकट होने के बाद फैजाबाद के डीएम के नायर को पत्र लिखकर मूर्ति हटाने के लिए कहना हो या पंचशील विचार के कारण चीन से मिली हार के कारण भगवान शिव का धाम कैलाश चीन द्वारा हथिया लेना हो, कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से भारत में हिंदू अस्मिता को ही विवादास्पद मुद्दा बनाकर रख दिया। गोहत्या के विरोध में प्रदर्शन करने वाले साधुओं पर इंदिरा गांधी सरकार के गोली चलाने से लेकर राजीव गांधी के दौर में खाम थ्योरी के नाम पर हिंदुओं को जातियों में बांटने की राजनीति की शुरुआत करना। अंग्रेजों की तरह कांग्रेस ने हमेशा भारत की सनातनी पहचान को तिरस्कारपूर्ण तरीके से देखा। उसी को कांग्रेस ने दशकों तक आगे बढ़ाया और आज इसी विचार का प्रभाव दूसरी विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी दिखाई देता है। आज सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताकर समाप्त करने की बात कही जाती है। राजद पार्टी के नेता देवी दुर्गा को फर्जी बताते हैं। जय श्री राम सुनकर ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता है। अरविंद केजरीवाल हनुमान जी का मजाक बनाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं। कांग्रेस पार्टी भगवान राम को काल्पनिक बताती है। राम मंदिर निर्माण के खिलाफ साजिश रचती है और तो और राहुल गांधी हिंदू संगठनों से भारत को खतरा बताते हैं। मुंबई हमलों के लिए आरएसएस की साजिश बताकर हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाते हैं। हिंदू नफरत की राजनीति की जो शुरुआत जेम्स मिल ने 1817 में की थी, आज 200 साल के बाद पूरा असर विपक्षी पार्टियों पर दिखाई देता है। भारत में रहकर भारतीय संस्कृति को ही खत्म करने की बात करने वाली ये राजनीतिक पार्टियां अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलते हुए आज देश को 85 बनाम 15 की लड़ाई में उलझाए रखना चाहती हैं, ताकि जनता लड़ती रहे और कुछ परिवारों का पीढ़ी दर पीढ़ी राज चलता रहे। इसीलिए डिवाइड एंड रूल सीरीज के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने अंग्रेजों की तरह क्षेत्रवाद की राजनीति के नाम पर देश को बांटा। लेकिन 10 साल पहले भारत ने एक संकल्प लिया, संकल्प सबके साथ सबके विकास का, संकल्प भारत की खोई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का, संकल्प भारतीय होने के हीनता के विचार को छोड़कर इस नई दुनिया में नई ऊंचाइयां हासिल करने का, संकल्प सारे भेद मिटाकर ऐसा शक्तिशाली भारत बनाने का जिसे कोई बांटो और राज करो की नीति कभी न डिगा सके। इसीलिए आज का भारत इस डिवाइड एंड रूल की नीति को पहचान भी चुका है और नकार भी चुका है।